नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब पिछले वर्षों में वर्णमाला के ऊपर जितने क्वेश्चन बने हुए हैं उन क्वेश्चन को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहेंगे, जैसे अर्धस्वर किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिप्त या द्विगुत व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ, ऊष्म, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कहूँगा कि जिन लोगों ने वर्णमाला के इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया कर वो पहले उन वीडियो को देखें, तभी इस टेस्ट को आप कर पाओगे। ठीक है, ये टेस्ट के फॉर्म में है कि वर्णमाला पर जो वीडियो अपन ने देखे उसमें से मुझे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक बनने वाला है, तो ध्यान से बनी रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन दिख रहा है अपने सामने, किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब ध्यान देखना कि क्वेश्चन में नहीं है कि है। बहुत सी बार क्या होता है कि नहीं को अपन नहीं पढ़ पाते हैं और सीधा है करके क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब थोड़ी देर के लिए अगर मैं जल्दबाजी में क्वेश्चन ऐसा पढ़ लेता हूँ कि किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन है, और पहले इसमें मुझे स्पर्श व्यंजन दिख रहे तो मैंने टिक लगा के होगा, और बाद में मालूम पड़ता है कि क्वेश्चन तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसलिए जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठे या फिर टेस्ट लगाए तो ये मान के चलिए कि अपन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस तरीके से बैठे और क्वेश्चन को करिए। तो धीरे धीरे जैसे आप टेस्ट के प्रैक्टिस करते चले गए, वैसे आपके जो क्वेश्चन के जो गलत होते हैं एग्ज़ाम में, वो भी धीरे धीरे उसका भी ख़त्म हो जाएगा। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब पहले ऑप्शन में जा रहे हैं क, ठ, द, भ, चारों के चारों स्पर्श है। थ, च, फ, ख, चारों के चारों स्पर्श है। अगला ग, ज, य बोलते से समझ में आया कि सर य स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। यह आता है आपका अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में अपन ने 4 वर्ण पढ़े, कौन कौन से? य, र, ल, व। तो यह कौन सा वर्ण कहलाएगा? अंतस्थ, या सॉरी यह कौन से इसमें आएगा? अंतस्थ व्यंजन में। और अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा, अंतस्थ। क्लियर है? ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अपने को ढूंढना है कौन सा है गलत, कौन सा है इसमें। ठीक है, इसमें पहला देख रहे हैं, च वर्ग को स्पर्श संघर्ष भी कहते हैं। च वर्ग को स्पर्श संघर्ष भी कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, सही है। पर होता क्या है च वर्ग? च वर्ग को अगर देखे जाए अपन तो स्पर्श व्यंजन में अपन ने 25 वर्ण पढ़े हुए हैं। इसमें कंठ, तालु इस तरीके से उच्चारण स्थान से देखे थे। तो इसमें देखिएगा अपन जो च वर्ग है वो आता है तालु के अंदर, और च वर्ग में 5 वर्ण रहते हैं, च, छ, ज, झ और इंग। ये पांचों ही स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? आप बोल के देखिए, च बोलने में क्या हो रहा है, जो आपके मुंह के जो अंदर हवा है वो संघर्ष करते हुए बाहर निकल रही है। च, छ, ज, झ। ठीक है, तो इसलिए इनको स्पर्श संघर्ष भी कहलाते हैं। ठीक है, मतलब स्पर्श व्यंजन है और साथ में निकलने के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, इसलिए क्या कहला रहे हैं आपके स्पर्श संघर्ष। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क वर्ग ह तथा अ या आ कंठ वर्ण माने गए। बिल्कुल ठीक है, सही है। यह सबका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क का भी पूरा क वर्ग कंठ से आता है, ह भी आता है, और आ भी, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा, अड़ और अढ़ को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। अड़ और अढ़ को क्या कहते हैं? उच्छिप्त। बिल्कुल सही। इसका एक और नाम है, उच्छिप्त को ही द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2। ये भी सही है। चौथा ऑप्शन, समस्त स्वर अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। समस्त स्वर अघोष नहीं बल्कि क्या होते हैं? सघोष और अल्पप्राण। अगर आपको पूछा जाए स्वर का
तो सभी सघोष सारे के सारे क्या होते हैं आपके सघोष होते हैं। मतलब सघोष किसके आधार पे बांटा था अपन ने, सौर तंत्री में कंपन के आधार पे अपन ने क्या बांटा था, सघोष और अघोष। तो सौर सारे के सारे क्या कहलाते, सघोष कहलाते। वैसे प्राणवायु के आधार पे बांटेंगे तो सारे सौर क्या कहलाएंगे आपके अल्पप्राण। ठीक है, तो गलत कौन सा है अपना, चौथा वाला, मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें सौरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, सौर मतलब सौर से रिलेटेड कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। ठीक है, ओ और औ सभी सवर्ण सौर हैं। अब देखते हैं सवर्ण क्या कहलाता है। सवर्ण वे होता है, मतलब वे वर्ण, वे सारे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान एक ही स्थान से होता है वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके सवर्ण कहलाते हैं। तो ओ और औ एक ही जगह से आते हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है आपका, कंठ तालु। कंठ तालु कि कंठो ओष्ठ क्या आता है, कंठ तालु होता है कि कंठोष्ठ आता है, कंठोष्ठ। समझ में आ रहा है क्या आता है, कंठोष्ठ। तो इसमें क्या था, सही नहीं है। सही नहीं कौन सा है आपका, ओ और औ। मैंने सवर्ण क्या कहा था आपको, सवर्ण क्या होता है, एक ही जगह से अगर उच्चारित हो रहे तो क्या कहलाएंगे, सवर्ण। पर ओ और औ एक जगह से उच्चारित नहीं होते हैं, ये दो जगह से होते हैं, कंठ और ओष्ठ। समझ में आ रहा है आपको, मैंने बताया है क्योंकि ओ और औ कैसे बना है आपका, अ और उ के मेल से क्या बना था, ओ बना था। अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, ओष्ठ होता है। तो दोनों के मेल से बना है, इसीलिए क्या कहलाता है वो, कंठोष्ठ। मतलब गलत पहले ही वो कौन सा आंसर अपना हो गया, अगर देखा जाए तो पहले ही अपना ये सही है, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या है आपका, गलत है। ठीक है, ये सवर्ण समझ में आ गया। एक ही उच्चारण स्थान एक ही जगह से अगर बोला जाएगा तो सवर्ण, और अलग अलग दो जगह का सहायता ले रहा है तो वो क्या सवर्ण नहीं कहलाता। उसके बाद एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, सवर्ण। बिल्कुल सही, अभी वही पढ़ा ऊपर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को, एक मिनट, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो भेद किए जाते हैं। हाँ, ये भी सही है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो भेद किए जाते हैं, सही है। उ और उ परस्पर सवर्ण है, बिल्कुल सही। सवर्ण उसी को कहते हैं जो एक ही जगह से, उ और उ, अ और उ, सॉरी उ और उ दोनों एक ही जगह से उच्चारित होते हैं और उसको क्या कहा गया आपका, ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है अपन ने पढ़ा भी है, इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है आपका, ओष्ठ कहलाता है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का आपका गलत कथन कौन सा होगा, ओ और औ सवर्ण। आगे बढ़ रहे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य, मूर्धन्य मूर्धन्य मतलब क्या बोला था, मूर्धा, कौन से मूर्धा है, सभी मूर्धा होना चाहिए। ट मूर्धा है, हाँ। ढ भी मूर्धा सही है, पर श है क्या, नहीं है, हाँ बिल्कुल है, श भी मूर्धा ही है। उसके बाद फ होता है क्या, नहीं, फ तो ओष्ठ होता है। फ के कारण ये मेरा आंसर अपना क्या होगा, ये गलत हो गया। उसके बाद ठ होता है, हाँ जी। अन, हाँ ये भी होता है। घ नहीं, घ तो क्या कहलाता है, कंठ, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद ऋषि, ऋषि वाला मुर्दा होता है, हाँ जी होता है। अन होता है, हाँ ये भी होता है। अढ़ होता है, अढ़ होता है, अढ़, अढ़ तो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ढ होता है। देखते हैं मतलब सही अपना कौन सा हो सकता है विकल्प, गण्य है, तो ये इसमें तो नहीं है, अड़ के कारण ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब र, हाँ जी होता है, ट भी होता है, ड भी होता है और श भी होता है। मतलब आंसर कौन सा रहेगा अपना सही, चौथे वाला। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, सभी विकल्प मूर्धन्य है, तो र भी है, ड भी है, श भी, ट भी है। इसमें कौन सा नहीं था आपका, अड़ नहीं था। इसमें तीसरे नंबर वाले में अड़ नहीं है,
और दूसरे वाले में आपका घ नहीं है और पहले वाले में क्या नहीं है, फ नहीं है, इसलिए इनको अपन ने आंसर में काउंट नहीं किया। अपना सही आंसर कौन सा है, चौथे वाला। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ढ का उच्चारण, चौथे नंबर का क्वेश्चन, ढ का उच्चारण स्थान है। ढ का उच्चारण स्थान अभी पढ़ा। ढ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ नहीं होता, तालु नहीं होता, क्या होता है, ढ का उच्चारण मुर्दा होता है। आगे, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अभी संयुक्त व्यंजन पढ़े थे अपन ने, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4? एक तो आपका श क्षत्रिय वाला होता है, ठीक है, ये पढ़ा था, एक श क्षत्रिय वाला होता है। दूसरा एक त्र होता है, ठीक है। एक होता है आपका ज्ञानी वाला होता है, और एक कौन सा होता है, ये श्र, ये श्री वाला दिख रहा है, ये चारों क्या कहलाते हैं, आपके संयुक्त व्यंजन। मगर आप जैसे आपको पूछा जाए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है, श क्षत्रिय वाला, ज्ञानी वाला, त्र और श्र, ठीक है। और संयुक्त अगर स्वर बोलूँ तो संयुक्त स्वरों की भी संख्या कितनी है, आपकी 4 है। अगला क्वेश्चन 7वां देख रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, आपके 11। ध्यान रखना है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 11। और मात्रा कितनी होती है आपकी हिंदी वर्णमाला में, मात्रा 10 हो जाती है। अ का कोई स्वर नहीं होता है, ध्यान रखना, सॉरी, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्या ध्यान रखेंगे, जैसे 11 स्वर है और स्वरों से ही अपन क्या बनाते हैं, मात्रा, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्रा कितनी हो जाती है अपनी, 10 हो जाती है। और एक क्वेश्चन आपका इसके ऊपर भी बनता है कि अ को अदृश्य मात्रा वाला स्वर कहते हैं, मतलब वो जिसकी मात्रा दिखाई नहीं देती, इसलिए अ को अदृश्य मात्रा वाला स्वर भी कहते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कि आप सारे क्वेश्चन आपके अपने आप बनते चलेंगे, और जो आपको पता नहीं मैं वही डिस्कस करते भी चल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर बताइए भैया, स्वर, संयुक्त स्वर कितने हैं? आपने पढ़े हैं संयुक्त स्वर कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर? संयुक्त स्वर में पढ़ा था अपन ने देखिए, हिंदी वर्णमाला में गए थे, स्वरों को 3 आधार पे बांटा था अपने। एक लघु स्वर, दीर्घ के अंतर्गत 2 कैटेगरी बांटे थे, एक संयुक्त स्वर के कहलाते और एक लघु। तो संयुक्त स्वर कौन कितने हैं आपके? 4 है। कौन कौन सा है? तो एक ये है, छोटी ये, एक बड़ी ये छोटा ओ, और एक क्या था, औ। ये चारों के चारों आपके क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कितने हो गए अपने? 4, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? सॉरी, स्वर नहीं है, मूल स्वर, ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर, अगर स्वर पूछा जाए तो स्वर ऊपर के अपन ने, हिंदी वर्णमाला में केवल पूछा जाए स्वर कितने, तो स्वर कितने करे अपन ने? 11। और अगर मूल स्वर पूछ ले तो मूल स्वर कितने हो जाएंगे अपने? 4। कौन कौन से मूल स्वर हो जाते हैं आपके, उनको देखते हैं। मूल स्वर में अपने को देखा जाता है कि एक आता है आपका अ, छोटा अ, एक आती है छोटी ई, एक आता है ऊ, और एक आता है ऋषि वाला। ये चारों के चारों आपके क्या कहलाते हैं? मूल स्वर होते हैं, क्योंकि आगे आप देखोगे कि मूल स्वरों से ही अपन ने क्या बनाए थे? अन्य स्वर बनाए थे। तो हिंदी में मूल स्वर कितने हो जाते हैं आपके? 4। आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? कितने हैं भैया स्पर्श व्यंजन? अगर देखा जाए तो स्पर्श व्यंजन अपने कितने हैं? 25। 5 के वर्गों में अपन ने इनको बांटा थे। ये कितने हैं? 25। कौन कौन से? क वर्ग वाले, क वर्ग में 5 आ जाएंगे इधर। वैसे च वर्ग में भी 5 थे। ट वर्ग में कितने थे? 5। प वर्ग में 5, क च ट, और त वर्ग में कितने थे आपके? 5। तो ऐसे के स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन में? आगे बढ़ रहे हैं।
हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का 11वां। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल उठाया उन्होंने कि हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन में पढ़ा था सबसे पहले अपन ने क्या पढ़े थे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में पहले क वर्ग के अंतर्गत कितने आ जाएंगे? 5। च वर्ग के अंतर्गत कितने आ गए? 5, 10। अब 11वां ट वर्ग में आएगा तो 11वां में ट आया, ठीक है। तो ये 5, 5, 10 और 11वां वर्ण जैसे ही पहले लिखेंगे ट वर्ग में, तो पहला वर्ण क्या लिखते हैं अपन? ट। तो 11वां व्यंजन क्या आ जाएगा आपका? ट, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। इनमें नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य। अब नासिक्य मतलब नासिक्य किसे कहते हैं? तो वर्ग के पंचम या अंतिम अक्षर, जो स्पर्श व्यंजन के 25 व्यंजन है ना, उसके अंतिम या पंचम अक्षर को ही क्या कर जाता है? नासिक्य। और नासिक्य वे होते हैं जिनको बोलते समय आवाज़ कहाँ गूंजती है? आपके नाक में गूंजती है। यही क्या कहलाते हैं? आपके नासिक्य व्यंजन। तो आपका नासिक्य व्यंजन कौन सा कहलाएगा? म। पहला आंसर कौन सा सही है अपना? म। तो म क्या हो जाता है आपका? नासिक्य व्यंजन। क्लियर है इतना? प भी नहीं, य भी नहीं, ई भी नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? कौन सा स्वर दीर्घ है? अब स्वर बांटे थे अपन ने, उसमें पहले देखा था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब क्या होता है? जिसकी मात्रा कितनी होती है? 2। दीर्घ स्वर की परिभाषा देखा जाए तो ऐसे स्वर जिनकी मात्रा कितनी होती है? 2 होती है, वही क्या कहलाता है? दीर्घ। और दीर्घ बनाया था अपन ने अ प्लस अ की एक मात्रा, अ की एक मात्रा, और क्या बनाया था अपन ने? आ। तो दीर्घ स्वर क्या कहलाएगा इसमें से? अपना आ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इनमें उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने अपने? 2। 2 कौन से है? अड़। ठीक है। इस पीडीएफ में देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। रिपीट करने का मकसद मेरा ये है कि वो एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, इसलिए बार बार वो कहीं छूटे नहीं। अगर फर्स्ट टाइम अपन ने थोड़ा सा उसको नहीं देख पाए थे तो सेकंड टाइम में फिर से वो अपने दिमाग में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं? 2 है, एक अड़ और अढ़। और इसको ही अपन ने क्या नाम दिया था? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, द्विगुण व्यंजन। अगले चल रहे हैं। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? तालव्य मतलब तालु से निकलता है। तालु से कौन सा है? ट आता है। हाँ बिल्कुल सही, ट तो तालव्य है। दूसरे भी चेक कर लेते। ज नहीं, फिर ज का उच्चारण क्या है? ज का उच्चारण है आपका, याद आ रहा है? ज का उच्चारण, ज का भी तालव्य ही है। क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है? देखते हैं क्वेश्चन। कौन उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? तो सॉरी, मैंने क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? ट तालव्य नहीं है, ट क्या है? मुर्दा है। ज आपका क्या है? तालव्य है। क आपका कंठ है। और व आपका क्या कहलाता है? आपका दंतोष्ठ। ध्यान रखना, वह क्या कहलाता है? आपका दंतोष्ठ। वह दंतोष्ठ इसलिए कहलाता है क्योंकि व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दांत से भी होता है, दंत से भी होता है, और उसके साथ में ओष्ठ से भी होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। वह क्या कहलाएगा? दंतोष्ठ। ट कहलाए आपका मुर्दा, ज कहलाए तालव्य, और क कहलाए कंठ। इसीलिए ध्यान रखना, अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य वाला कौन सा होगा? आपका ज। आगे, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब देखते हैं। री का उच्चारण स्थान मुर्दा है। री का उच्चारण स्थान मुर्दा है, बिल्कुल सही है। य और व को अर्धस्वर कहते हैं। य और व को अर्धस्वर। अच्छा क्वेश्चन। य और व को क्या कहा गया है? अर्धस्वर।
ध्यान रखना। य और व को अर्धस्वर कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसको य अर्धस्वर क्यों कहते हैं, अर्धस्वर ध्यान रखना। अब य बोल के देखिए, य में कहीं पे भी आपकी जो आवाज़ है वो रुकावट नहीं बनती है। और अपन ने स्वरों में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनमें कहीं पर भी अवरोध उत्पन्न नहीं होते, उनको क्या माना था, स्वर। और वैसे य और व बोल के देखिए तो इनमें भी पूर्ण रूप से अवरोध नहीं होता, इसीलिए इनको भी क्या रखा गया, अर्धस्वरों में। ठीक है, ये भी सही। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, नहीं ली जाती है, बिल्कुल सही। स्वर अपने रूप से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, इसमें भी नहीं ली जाती, ये भी सही है। अपन ने को गलत ढूंढना है, ध्यान रखना। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। व्यंजन के उच्चारण में स्वरों से दुगना समय लगता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आधा अगर आपका व्यंजन ही क्या होता है, आधा होता है, तो ये कथन पूर्ण रूप से क्या है, आपका गलत है। मतलब आंसर कौन सा रहेगा, चौथा। ठीक है, ये अर्धस्वर क्लियर हो गया ना अपना। ये और वह हमेशा ध्यान रखेगी दिमाग में कि ये क्या कहलाते हैं, आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। अपने को क्या ढूंढना है, अभी सही कथन ढूंढना है। तो मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि भैया मात्राएं कैसे बनी है, स्वर से ही बनी है, ये तो गलत हो जाएगा। उच्चारण के दृष्टि से उ और उ औष्ठेय माने गए हैं। उ और उ क्या माने गए, औष्ठेय माने गए, बिल्कुल सही। अपना आंसर कौन सा रहेगा, दूसरा। अगला भी देख लेते हैं। समस्त स्वर महाप्राण है। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं क्या, थोड़ी देर पहले ही बताया था। समस्त स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण। उसके बाद अब अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है। अल्पप्राण मतलब जिसमें क्या हो रहा है, बोलने में श्वास कम बाहर निकलता है, वो अल्पप्राण कहलाता है। और जिनमें बोलने के लिए श्वास की या प्राणवायु की मात्रा अधिक लगती है, वो क्या कहलाता है, महाप्राण। अब स्वर बोल के देखिए, अ बोलने में ज़्यादा लग रहा है क्या इनका, मतलब वायु ज़्यादा लग रही क्या, नहीं लग रही, इसलिए स्वरों को क्या माना जाता है, अल्पप्राण। विसर्ग की गणना नासिक के वर्ग में की जाती है। विसर्ग की गणना काय में की जाती है, नासिक के में। ऐसा नहीं है, विसर्ग क्या होता है आपका, ह होता है। और इनको नासिक के में नहीं होती, इनकी गणना होती है अयोग वहा में। अपने अयोग वहा में पढ़े थे ना, इसमें दो पढ़ा था, एक विसर्ग और एक अनुस्वर। ठीक है, तो इनकी गिनती अयोग वहा में होती है, ना कि नासिक के में। नासिक के आपके 5 वर्ग हैं, कौन सा, अंग, इंग, अन, न और म, वर्ग के पंचम को। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वर, व्यंजन, वर्ण, शब्द। आपको पहले ही बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आप क्या मानेंगे, वर्ण। उसके बाद पद की परिभाषा क्या है। पद की परिभाषा क्या है, मतलब पद किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पद क्या होता है, पद शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, बिल्कुल गलत। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, बिल्कुल सही। पद उपसर्ग होते हैं, गलत। विदेशी शब्द पद कहलाते हैं, गलत। पद वो होते हैं जिन शब्दों का अपन सार्थक अर्थ निकालते हैं, मतलब वाक्य में जो अपने शब्द यूज हुई है, यही क्या कहलाते हैं, आपके पद। अगर आपको पूछा जाए पद क्या होके, तो जो छोटे छोटे शब्दों से अपन जो वाक्य बना रहे, तो वो शब्द ही अपने लिए क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। जैसे अभी यहाँ लिखा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, तो इसमें जो मुझे शब्द दिख रहे हैं अलग अलग, ये क्या कहलाएंगे, आपके लिए पद कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। प और फ का उच्चारण स्थान, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है भैया,
प और फ का उच्चारण इस है ओष्ठ। बोल के देखिए प फ बोलने में किसकी ज़्यादा प्रेशर, अगर देखोगे मूवमेंट कहाँ हो रहा है आपका होठों पर हो रहा है, तो प और फ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठेय होगा। आगे बढ़ रहे हैं, निम्न में से कौन सा नासिक्य व्यंजन है। नासिक्य मतलब जिनकी आवाज़ कहाँ से आती है, नाक से। और अभी कहा था मैंने वर्ग के पंचम को ही क्या कहा जाता है, नासिक्य। तो पंचम में नासिक्य आता है क्या, त आता है क्या, त तो नहीं आता है, न आता है, हाँ पांचवा वर्ण, द नहीं आएगा, फ भी नहीं आएगा, कौन सा आएगा, न आएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। क वर्ग, क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है फिर, क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ से, तो क वर्ग वाले सारे क्या कहलाएंगे, आपके कंठेय कहलाएंगे। निम्न में से अल्पप्राण नहीं है, अल्पप्राण नहीं है। अब आपको ढूंढना है कि कौन सा अल्पप्राण नहीं है। और अल्पप्राण में अपन ने क्या रखा था, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा कालम तथा य र ल व और सभी स्वर क्या कहलाते हैं, आपके अल्पप्राण। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा तथा य र ल व और सभी स्वर क्या कहलाते हैं, आपके अल्पप्राण। अब देखते हैं क्वेश्चन में, अल्पप्राण नहीं है, ख अल्पप्राण होगा क्या, ये तो आपका अल्पप्राण है, आपको क्या ढूंढना है, नहीं है ढूंढना है। अब अल्पप्राण नहीं है, अब ख अल्पप्राण है क्या, नहीं, ख तो क्या होता है आपका महाप्राण, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना ख। अब देखते हैं ग, ग तीसरे वर्ग में आता है, अल्पप्राण कहलाएगा। च पहले वर्ग में आता है, अल्पप्राण कहलाएगा। और द भी आपके तीसरे में आता है, तीसरा भी क्या कहलाएगा, अल्पप्राण। मतलब ध्यान रखिएगा कि विषम वाले, विषम संख्या 1 3 5 ये क्या है, अल्पप्राण। और फिर क्या है, 2 और 4 क्या हो जाएगा, महाप्राण। तो ख अपना आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्पप्राण नहीं है। ठीक है, तो ख अल्पप्राण नहीं है क्योंकि वो महाप्राण है। अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, अ स्वर कहाँ से निकलता है, अ स्वर का उच्चारण स्थान आपका क्या कहलाता है, कंठ। अ उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, अ छोटा अ हो या बड़ा अ हो, दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ से है। ठीक है, देख रहे हो कितने क्वेश्चन बने हुए हैं और सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे आप प्रैक्टिस सेट या कुछ लगाओगे तो देखोगे कि यही क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हुए। आपका एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो या फिर को सीटीईटी हो, सारे कोई भी एग्ज़ाम देखो, एमपीएसआई हो, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आपके बनेंगे। आगे देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग कंठ तालव्य कहलाता है। मतलब कौन सा वर्ण, सॉरी यहाँ वर्ग नहीं आएगा, वर्ण आएगा, इसको देख लीजिएगा। कौन सा वर्ण कंठ तालव्य कहलाता है, मतलब ऐसा ढूंढने हैं, ऐसे वर्ण ढूंढने हैं जो कंठ और तालु से भी निकलते हैं। अब देखिएगा, अब पहले ये, ठीक है, बिल्कुल सही, पहला आंसर ही अपना क्या है, सही है, क्योंकि ए और आई दोनों का ऐसे होते हैं कंठ से। ठीक है, आपको बताए थे मैंने कि अ का उच्चारण कंठ और ई का, जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण तालु, और दोनों के मेल से ही क्या बनाया था अपन ने, ए बनाया था। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। ठीक है, ए और ओ आएगा क्या, दूसरा वाला ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि ए तो होता है पर ओ क्या कहलाता है, कंठोष्ठ कहलाता है, कंठ और ओष्ठ, ये ए में जाएंगे, वो आपका ओष्ठ वाला आएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि कंठोष्ठ वाले हो गए। ठीक है, सही आंसर ये। आगे बढ़ रहे हैं, स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजनों के, मैं सिर्फ व्यंजन नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा जाएगा स्पर्श व्यंजन के स्थान के उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण के स्थान पे अपन ने वर्णों को 5 भागों में बांटे गए थे, व्यंजन को, स्पर्श व्यंजन को, कंठस्थ, तालुव्य, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, 5 भागों में बांटा है, इसलिए आंसर कौन सा आएगा अपना, 5वां। आगे बन रहे सारे क्वेश्चन,
जैसे जिन लोगों ने तो वीडियो देखे हुए आराम से अगर वो पाएंगे कि सारे क्वेश्चन हम आसानी से बना ले रहे हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है, दांतों को स्पर्श करती है, होना चाहिए था ऐसे। अब इसमें बोल के देखिए, क में जिह्वा मतलब जीभ, क को टच कर पा रहा है, च नहीं कर पा रहा है, त बोल के देखिए, त बोलोगे कि पाओगे कि जीभ कहाँ टकरा रही है आपके दांतों से, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, त। प आएगा क्या, नहीं, प में तो कौन सा आ जाता है आपका, ओष्ठ आ जाता है, क तो कंठ में आ जाता है, और च का आ जाता है तालु में। सही आंसर कौन सा आएगा अपना, त। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में तालव्य व्यंजन है। निम्नलिखित में तालव्य मतलब तालु से निकलने वाले व्यंजन तो देखना है अपने को। अब च, छ, ज, झ और इंग, ठीक है, बिल्कुल सही, पहला ही सही है। दूसरा भी देख लेते हैं, प तो आपका प जैसे ये तो ओष्ठ वाले हो गए, प, फ, ब, भ, म, ओष्ठे वाले। क, ख, ग, घ और अंग ये कंठ वाला है, ठीक है, ये तो कंठ वाला है, ये आपका ओष्ठ वाला होगा। ट, ठ, ड, ढ, अन, ये क्या हो गया आपका, मुर्दा हो गया। अपने को क्या चाहिए था, तालव्य। तालव्य में कौन सा है आपका, च, छ, ज, झ, इंग, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम, मतलब जो अनुनासिक जो नाक से बोली जाती है उन ध्वनियों का सही क्रम देखेंगे। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम मतलब लाइन से। अनुनासिक में मैंने बताया था वर्ग के पंचम, उसमें सबसे पहले कौन सा आता है, अंग। अंग के बाद क्या आता है, इंग आना चाहिए, पर यहाँ अन आ गया, ये तो नहीं होगा। अंग, इंग, अन, न और म, बिल्कुल सही, ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे इंग से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी इंग से, तो ये तो गलत है। अपना सही आंसर कौन सा आएगा, सेकंड वाला। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा मतलब सही लिखी जा रही है, इसका ज्ञान अपने को कहाँ से होगा, तो भाषा को ज्ञान अपने को कैसे होता है, व्याकरण से होता है, ठीक है। उसीलिए अपने को वर्ण पढ़ना जरूरी है, और वर्ण किसके अंतर्गत रखे गए जाते हैं, व्याकरण के अंतर्गत रखे जाते हैं। किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऊष्म। अब ऊष्म व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन अपन ने पढ़े थे, ऊष्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से ऊष्म, श, श, एक तो ये देखिए श, श, ठीक है, स और ह, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और अपने को क्या ढूंढना है कि नहीं है। अब श ऊष्म है, स भी ऊष्म है, य ऊष्म नहीं है, य कौन सा होता है, अंतस्थ। य, र, ल, व, चारों के चारों क्या है, अंतस्थ, और श भी क्या है, ऊष्म है। आगे, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है, किस क्रम में घोष, घोष ध्यान रखना, घोष बोले या घोष बोले या सघोष, ठीक है, घोष हो या सघोष हो, दोनों क्या है, एक ही है। तो किस क्रम में, अघोष अलग होता है, किस क्रम में घोष या सघोष है, तो देखना है अपने को घोष वर्ण। घोष वर्ण में किनको रखते हैं अपन, घोष वर्णों में आपके आ जाते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम, य, र, ल, व, ह और सभी सो। अब द कौन से कॉलम में आता है, तीसरे में, ये भी आपका है घोष वर्ण। ग भी किस में आता है आपका, तीसरे में, ये भी घोष वर्ण है। ट कौन से में आता है, पहले में, और ट कहाँ आ जाता है अपना, पहले में, कचा टब में ट पहले आ जाता है, तो ट घोष नहीं होता है, क्योंकि पहले आगे के 2 कॉलम क्या होते हैं आपके, अघोष, तो ट क्या कहलाएगा आपका, अघोष, सघोष नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर नहीं है। अब दीर्घ स्वर नहीं है देखना है, ठीक है।
अब देखते हैं आ, हाँ दीर्घ स्वर है क्योंकि अ प्लस अ, आ इससे पहले भी अपन देख चुके एक जगह, वो तो दीर्घ स्वर है। उसके बाद ए भी दीर्घ स्वर को के अंतर्गत आता है, अ प्लस ई दोनों का मेल अ, इसमें भी दीर्घ स्वर है, ठीक है। उसके बाद ओ, ये भी दीर्घ स्वर है, अ प्लस ऊ का मिलन, सॉरी अ प्लस ओ का मिलन, इसमें भी दो स्वर मिल रहे हैं, ये भी दीर्घ के अंतर्गत रहता है। फिर कौन सा नहीं होगा, तो कौन सा, ई दीर्घ स्वर नहीं है क्योंकि ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाता है। उसके बाद निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है, अब दीर्घ स्वर कौन सा है वो देखना है अपने को। अब अ तो नहीं है, ई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, दीर्घ स्वर कौन सा है, फिर छोटी है। ध्यान रखना, आप क्या करते हो कि छोटा ये बोल दिया तो दीर्घ नहीं होगा, छोटा ये दीर्घ है, ध्यान रखना अपना, छोटी ये हो रहा है कि छोटा हो रहा है, दोनों भी क्या मानेंगे आपके दीर्घ स्वर। आगे बढ़ रहे हैं, किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं, किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि है। अल्पप्राण में देखते हैं अल्पप्राण क्या कहलाते हैं। अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा यर लव और सभी स्वर। अब फ कौन से में आता है, दूसरे में। फ किस कौन से में आ जाता है आपका, दूसरे में आ जाता है, तो ये तो अब अल्पप्राण में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो सही नहीं है। अब मैं ध को चेक नहीं करूँगा क्योंकि पहले में मेरा मतलब समझ में आ गया कि ये तो नहीं हो सकता। अब ठ आएगा क्या, ठ कहाँ आता है, दूसरे में आता है, और दूसरा वर्ग तो नहीं आता, ये भी नहीं आएगा। तीसरे में क आता है, हाँ आता है, क भी आता है, और ल आता है आपका, ल आता है कि नहीं आता है, ल भी आता है आपका। यर लव में अगर आप देखोगे तो ल कौन सा आता है आपका, यर लव भी आता है क्योंकि अल्पप्राण में अपन ने पढ़ा था पहला तीसरा पांचवा यर लव और सभी स्वर, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, तीसरा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे, अगर बोर होते हो तो कमेंट में डालते जाना, थोड़ा सा कुछ करेंगे और आगे बढ़े। निम्न में से सघोष अल्पप्राण है, क्योंकि जिनको पढ़ना है वो तो कभी भी बोर नहीं होते हैं। निम्नलिखित में सघोष अल्पप्राण है, निम्नलिखित में सघोष भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, अल्पप्राण भी चाहिए। अब देखते क क्या कहलाता है। अगर क देखा जाए आपका तो क तो आपका क्या है, क्या ढूंढना है, फिर से एक बार, सघोष अल्पप्राण, तो क तो क्या कहलाता है आपका, अल्पप्राण कहलाता है। अब ये तो नहीं हो सकता है। द देखते हैं, द क्या कहलाता है आपका, अल्पप्राण तो है, उसके साथ वो सघोष है क्या, हाँ है, बिल्कुल है। तो अपना इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अपना सेकंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अल्पप्राण भी है और साथ में सघोष भी है। किस क्रम में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। क्लियर है। आगे, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, कौन सा नहीं है वे देखेंगे तो अगर पाएंगे उसमें तो सघोष, सॉरी सघोष बोलो या घोष बोलो, कौन सा सघोष या घोष नहीं है, छ, क्योंकि छ कौन सा होता है आपका, अघोष होता है। आगे बढ़ रहे, देखोगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर बने हुए आपके, अल्पप्राण महाप्राण के ऊपर, इसलिए चार्ट याद करना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, पहला, ठीक है। अब इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अल्पप्राण महाप्राण है ही, तो डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ समझाने वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे उनको। निम्नलिखित में अल्पप्राण वर्ण कौन से है, कौन सा हो जाएगा आपका, पहला, क और ग। आगे बढ़ रहे, ये और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और ऐ, ए और ऐ का उच्चारण इधर अभी बताया था, एक जगह से होता है क्या इनका, नहीं, दो जगह से, दो कौन सा, कंठ और तालु, तो ए और ऐ क्या कहलाएगा अपना, कंठ
तालव्य, ठीक है, कंठ तालु भी बोला जाता है इनको। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? श क्षत्रिय वाला, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। श क्षत्रिय और ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ध्यान रखना, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, इनके ऊपर भी। श क्षत्रिय वाली ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? यह आती है मूल शब्द, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। कौन सा आता है ये? संयुक्त कहलाता है। और किससे मिल के बनेगा? क्वेश्चन आगे चल के भी आएगा, किससे मिल के बना होता है? ये क प्लस श षटकोण वाला हलन किस में रहता है? क में। आगे बढ़ रहे, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, ठीक है, फिर से मैंने कहा ही था आपको, संयुक्त व्यंजन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ज्ञानी वाला, ठीक है। आगे बढ़ रहे, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? अब देखना है को इसमें कौन से जिह्वा तालु से नहीं टकराती। ज बोल के देखिए, तालु से टकराए कि? ख में आएगी क्या? नहीं, क्योंकि ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तो यहाँ तो नहीं आएगी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ख। च में भी नहीं आएगा, क्या है च में? च में आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं टकराती। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रहा है। किस व्यंजन में उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? किस में नहीं? देखो मैं भी उसमें ही कंफ्यूज हो गया, ठीक है। अगर मैं हो सकता हूँ तो बच्चे तो मतलब ये मान के चले कि एग्ज़ाम हॉल में कोई भी हो सकता है। क्या बोला था? नहीं, और फिर मैं है और नहीं में खो गए वहीं पे ही। तो कौन सा नहीं है? ख नहीं है। ज भी तालु वाला है, च भी तालु वाला है, और य भी कौन सा है? तालु वाला है। और अपने को क्या पूछा था? नहीं, तो नहीं वाला कौन सा आ जाएगा? अपना ख। आगे बढ़ रहे हैं, न और थ का उच्चारण स्थान क्या है? न और थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? न और थ, दंतय। न और थ कहाँ कहलाते हैं? आपके दंतय कहलाते हैं। उसके बाद तालव्य व्यंजन है जो तालु से निकलते हैं। तालव्य व्यंजन कौन से आ जाएंगे अपने? सेकंड, च छ ज झ। उसके बाद उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी अड़ और अड व्यंजन की सही संज्ञा किस क्रमांक में? इससे पहले 2 बार जा चुका है, फिर से वापस आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, ये मान के चलिए, इसीलिए बार बार उसको आया हुआ है, ठीक है। बार बार आया हो इसलिए अपने को पीडीएफ में बार बार दिख रहा है आपको। कौन से इसमें रखेगी इसको अपन? उच्छिप्त में। उच्छिप्त मतलब पहला, अभी तो याद ही हो गया होगा, उसीलिए बार बार रखे हो कि याद ही हो जाएंगे जो आने वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है? औष्ठ्य नहीं है, ओष्ठ से नहीं निकलता। ओष्ठ से कौन सा नहीं निकलता? व नहीं निकलता। उ प भी निकलता है, ठीक है, क्योंकि व कौन सा है आपका? दंतोष्ठ, द से भी और व से भी। ध्यान रखना, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। द भी दांत से भी उच्चारित और होठों से भी। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन किस में हो जाएंगे? श और स, ठीक है। अघोष ज़्यादा हो चुके हैं इसलिए मैं उनका डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको क्लियर हो गया उनको। तो आगे चलते हैं, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन है किस क्रमांक में है? त और थ में। किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। जिह्वा किसको करे? त बोल के देखिए, तीसरे वाला। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों नहीं होगा, ये वर्णों में वर्ण आएगा। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? अगर देखा जाए हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिए, हिंदी में मूल वर्ण संयुक्त को छोड़कर कितने हो जाएंगे? आपका थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला 44
44 आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, 44 ही आएगा। कैसे? देखो, संयुक्त केवल आपका व्यंजन नहीं है, 4 संयुक्त स्वर कहलाते। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा तो ए, आई, ओ और औ, 4 संयुक्त ये आपके हो गए। उसके बाद 4 आपके क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। श क्षत्रिय वाला, त्र ज्ञानी वाला, और एक क्या है? श्र श्री वाला। ये 4 संयुक्त व्यंजन और 4 संयुक्त स्वर। पूरे वर्णमाला में अगर देखा जाए तो अपने कितनी होती है? वर्णमाला में वर्ण देखा जाए 52, उसमें से 8 माइनस करें तो अपने पास आंसर कितना बचता है अपना? 44। क्लियर है? तो अगर आपको पूछा जाए संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूल वर्ण कितने हो जाएंगे? 44। टोटल अगर पूछा जाए हिंदी में वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो टोटल वर्ण कितने हैं? 52। 52 में से 4 संयुक्त स्वर निकाल दिए और 4 संयुक्त व्यंजन निकाल दिए, क्योंकि केवल संयुक्त बोला है, ना तो स्वर बोला ना व्यंजन बोला, इसलिए अपन ने 8 के 8 घटाने के बाद आंसर कौन सा बचेगा? 52। बिल्कुल सही। आगे बढ़े। आगे बढ़ रहा है। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है? कौन सा औष्ठ्य नहीं है? बता पाएंगे? थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आप उसमें समझ पाए उसको। कौन सा औष्ठ्य नहीं है? तो नहीं में कौन सा आएगा आपका? ज, क्योंकि म, प और फ तीनों के तीनों क्या है? औष्ठ्य। निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है? तालु से भी उच्चारित हो रहा है और साथ में नासिक के, मतलब उस कहाँ? नासिक के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो ऐसा तालु और नासिक के वाला आपको अगर देखा जाए तो कौन सा रहेगा आपका? तालु और नासिक में देखा जाए तो तालु से बोलने वाले तो इसमें आपको दिख रहा है एक इंग। देखा जाए इंग नासिक के वर्ण में मैंने 5 बताए थे। एक था अंग, एक रहता है इंग, एक अन, एक न, और एक क्या होता है? म। ये पांचों के पांचों क्या कहलाते हैं? नासिक्य। और नासिक्य में भी किससे उच्चारित होता है? तालु से, इसलिए यहाँ रखा जाता है। क्लियर हो रहा है? आगे, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? किसमें? सघोष व्यंजन है। अब सघोष व्यंजन किस में दिख रहा है आपको? क्योंकि यह भी आपका क्या आता है? सघोष में आता है, और साथ में यरलव अपने को क्या रखा है अपन ने? सघोष में रखा है। आगे बढ़ रहे हैं। क्षत्रिय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अगर देखा जाए यह क्षत्रिय वाला किसके कहा जाता है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। क्या कहा जाता है इनको? संयुक्त वर्ण। कुछ देर पहले क्या क्वेश्चन? कुछ संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में श का मतलब अब पूछना चाह रहा है कि यह क्षत्रिय वाला किस क्रमांक में आएगा। तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि क्षत्रिय किससे मिलके बनता है आपका? ये मिलके बनता है क हलंत और साथ में षटकोण पूरा। तो मैंने कहा था कि अगर क्षत्रिय वाला अगर अपने को तो कहीं हिंदी डिक्शनरी में ढूंढना हो, शब्दकोश में देखना हो, तो ये मिलता है आपको उसको बनाने वाले पहले वर्ण के बाद। तो ये अपने को कहाँ मिलेगा? क वर्ण के बाद। ठीक है, आगे, श वर्ण किसके योग से बना है? वही अभी पढ़ा अपन है, किससे मिलके बना है? क और श के से मिलके बना है, और ये श कहाँ मिलेगा? क के बाद, और ये दोनों से मेल से बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण। ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, इसलिए तीनों मैंने साथ में उसको समझा दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? दूसरा, च, ज और इंग। प्या शब्द का वर्ण विच्छेद। बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, प्या शब्द का वर्ण विच्छेद मतलब प्या शब्दों को मैं अगर पूरा तोड़ता हूँ
तो मेरा कौन सा सही है। तो अब इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे देखा जाता है। प आधा मतलब हलन द्वारा। हलन क्या होता है, ये प के नीचे जो आड़ी दंडी लगी है यही हलंत है। प आधा हो गया प्लस य कैसा दिख रहा है मुझे, य आधा आएगा। क्यों आधा आएगा, क्योंकि उसमें से शोर मैं बाहर कर दे रहा हूँ। य में कौन सा शोर दिख रहा है आपको, आ लगा हुआ है या में, तो उसमें से आ भी निकाल दिया। उसके बाद स भी मुझे कैसा दिख रहा है, आधा दिख रहा है, क्योंकि उसमें से भी कौन सा शोर निकाल दे रहा हूँ, ये अशोर निकाल दे रहा हूँ। क्लियर हो रहा है। देखो 5 शब्दों को मैंने पूरा विच्छेद किया उसका, तो इसमें आप प आधा, उसका प्लस य आधा है, उसमें आ शोर था उसको भी निकाल दिया, स आधा कर दिया और उसमें शोर कौन सा था उसको भी लिख दिया। तो इस तरीके का उदाहरण कौन सा, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, पहला दिख रहा है क्या, नहीं, इसमें प तो दिख रहा है पर तुरंत बाद अ आ गया, क्योंकि प और अ साथ में आ जाएंगे तो पूरा प हो जाएगा, यहाँ नहीं बनेगा। प आधा है, हाँ बिल्कुल है। यह भी आधा है, बिल्कुल सही है। प भी आधा है, यह भी आधा है। आ, हाँ आ भी है। स आधा भी है, ठीक है, स भी आधा है और साथ में क्या है, अ भी है। मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, सेकंड। बाकी के भी चेक कर लेते हैं। प आधा है, यह आधा है, यहाँ पर अ बोल रहा, क्या आना चाहिए था अ, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ प आधा है, ठीक है, यह भी आधा है, ठीक है, यहाँ पर भी वही गलती हुई है, कौन सा आ गया अ। तो सही आंसर कौन सा आएगा अपना, सेकंड। कोई भी वर्ण विच्छेद करना है तो उसमें से पहले तो शोर निकाल लो, तो हलंत के द्वारा दिखेगा और उसके बाद उसको जमा दीजिएगा, ठीक है। इसको हटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। किस शब्द में ए शोर नहीं है, किस शब्द में ए शोर नहीं है। अब वैदिक, इसमें तो दिख रहा है, ऐक्य इसमें दिख रहा है, इसमें तो सर छोटा इसमें तो हाँ डायरेक्ट दिख रहा है सर, हाँ ठीक ठीक ठीक। इसमें हाँ, इसमें भी है, इसमें तो सर इसमें भी है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे आप कुछ लोग बोल देंगे कि सर इसमें भी तो एक ही मात्रा दिख रही है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब ए जैसे ए के ऊपर अगर कोई मात्रा नहीं है तो मैं वर्ण के ऊपर लगाता हूँ तो कितनी मात्रा लगती है, एक मात्रा। और जब वर्ण के ऊपर ही एक मात्रा है तो मैं जैसे ए के ऊपर, शोर के ऊपर ही एक मात्रा है तो वर्ण के ऊपर लगाने जाऊँगे तो दो मात्रा। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से, इसलिए अगर यहाँ देखोगे वैदिक, वैदिक में व में कितनी मात्रा लगाई उन्होंने, वर्ण के ऊपर लगाना था तो दो मात्रा। ए, ठीक है, सिंगल है, बड़ा ए ही है, डायरेक्ट के ए के ऊपर, शोर के ऊपर रहेगी तो एक मात्रा। प के ऊपर जाते से कितनी हो गई, दो मात्रा। तो न के ऊपर भी अगर बड़ा शोर ए शोर करना चाहिए था तो कितनी मात्रा रहनी चाहिए थी, दो, पर यहाँ पर कितनी है, एक मात्रा। इसलिए आंसर कौन सा सही है अपना, चौथे वाला। आगे बढ़ रहे हैं। किस शब्द में र शोर नहीं, सॉरी री ऋषि वाला शोर नहीं है। देखो कृपा, कृपा में पढ़ के देखिए, क्री री क्री, ठीक है। कृष्णा, देखो अब कुछ लोगों का उच्चार प्रोनाउंसिएशन से ही समझ में आएगा, कुछ लोगों का उच्चारण देखोगे तो कृष्णा, कृपा अगर पढ़ोगे तो रीन समझ में नहीं आएगा। सही उच्चारण करने जाओगे आप उसका तो सही उच्चारण क्या होगा उसका, कृपा, कृष्णा, दृष्टि। समझ में आ रहा है, री का साउंड आ रहा है तो तीनों में क्या हो रहा है, री का उच्चारण हो रहा है, रिवाज में नहीं हो रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, चौथा। आगे, किस ध्वनि को अनुस्वर कहा जाता है, किस ध्वनि को अनुस्वर कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनि को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। तो किसको कहेंगे इसमें, इसमें ध्यान रखना, स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को ही क्या कहते हैं, अनुस्वर। ध्यान रखना अनुस्वर होता क्या है, ये अ के ऊपर एक जो बिंदी लगी रहती है, ये बिंदी ही क्या कहलाती है आपका, अनुस्वर। और ये किसके बाद किसके मतलब किसकी जगह आती है, तो ये नासिक के व्यंजन, नासिक के पढ़े थे वर्ग के पंचम, उनके बदले आती है। क्योंकि देखिए एक
किस ध्वनि को अनुस्वर कहा जाता है? किस ध्वनि को अनुस्वर कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को, ठीक है, पहला ही सही है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को नहीं, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को नहीं, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को नहीं, पहला ही सही है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कि स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को क्या कहते हैं? अनुस्वर। अब अनुस्वर क्या होता है पहले उसको समझ ले। जो अ के ऊपर बिंदी रहती है उसे क्या कहा जाता है? अनुस्वर। और अनुस्वर किसके बदले आता है? अनुनासिक या नासिक के ध्वनियों के बदले। कैसे? जैसे अगर अपन देखा जाए, एक शब्द देखते हैं दंत। अब कुछ लोग दंत इस तरीके से लिखते हैं और कुछ लोग क्या कहलाते हैं? जैसे दंत कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, ठीक है। कोई बिंदी लगा के दंत लिखता है और कुछ लोग क्या करते हैं कि त में आधा दंत जो द न जोड़ते हैं, त में आधा न जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से स्वर के बाद आने वाली ध्वनि को क्या बोलते हैं? नासिक के ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? अनुस्वर। क्योंकि अनुनासिक के बदले ही कौन आता है? अनुस्वर। ध्यान रखना, आधे न को मैंने क्या लगा दिया? एक बिंदी लगा के लिख लिया। इसीलिए स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? अनुस्वर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अयोगवाह है। अयोगवाह मैं बता चुका हूँ आपको। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। वर्णमाला को 3 भाग से बांटा था अपने, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। उसमें से अयोगवाह कितने बताए थे? 2 अभी पढ़ चुके। एक तो अनुस्वर के रूप में आता है, अ के ऊपर बिंदी, इसको अनुस्वर कहते हैं। और एक आता है विसर्ग के रूप में, ये 2 बिंदी, ये 2 अयोगवाह है। और विसर्ग का यहाँ क्या मिल रहा है? निम्नलिखित में अयोगवाह कौन सा है? तो पहला ही क्या हो जाएगा? विसर्ग। ये तीनों भी नहीं, कौन सा है अपना? विसर्ग क्या है? अयोगवाह है। आगे, द्वित का प्रयोग किस शब्द में? द्वित, द्वित तो इसको कहते हैं उसी वर्ण में उसके जैसा ही जुड़ा हुआ क्या कहलाता है? द्वित। समझते हैं द्वित को? द्वित मतलब च में च का जुड़ना, जैसा च पूरा है उसमें आधा जुड़ा हुआ है तो ये द्वित कहलाएगा। जैसे त में त में क्या जुड़ा है? आधा त, ये भी द्वित है। वैसे ब, इधर देखेंगे, ग में आधा ग, ये भी द्वित है। पर वल्गा नी है क्योंकि ग में क्या है? ग नहीं जुड़ा है, ग में क्या जुड़ा है? ल। मतलब उसी प्रकार का वर्ण जुड़ा होना ही क्या कहलाता है? द्वित। ग में ग जुड़ा है इसलिए द्वित है, त में त जुड़ा है इसलिए द्वित है, च में च जुड़ा है इसलिए द्वित है। वैसे अगर मैं कभी आपको बताऊँ, जैसे प में अगर प भी जोड़ दूंगा आधा तो ये भी मेरे लिए क्या होगा? द्वित। मतलब कोई भी व्यंजन में उसके जैसा ही आधा जुड़ा हुआ क्या कहलाता है? द्वित व्यंजन कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, हर चीज़ को ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्या है, क्वेश्चन आपको जब नंबर ऑफ क्वेश्चन करने वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जितना ज़रूरी है उतना ही बता पा रहा हूँ, ज़्यादा उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध सघोष महाप्राण दंते। देखते, ध सघोष है, हाँ है। महाप्राण है, हाँ महाप्राण भी है, ठीक है। दंतय है, हाँ दंत द से उच्चारित होता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद ब के बारे में आ रहा है, ब सघोष है, हाँ ब सघोष है, बिल्कुल सही है। ओष्ठेय है, हाँ ओष्ठेय भी है। पर महाप्राण है क्या? ब महाप्राण नहीं है, ब क्या है? अल्प प्राण है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत ही ढूंढना था। च को भी चेक कर लेते। च अघोष है, तालव्य है, बिल्कुल सही है। अल्पप्राण है, बिल्कुल सही है। ख देखते हैं, ख को देखते हैं, ख कंठय है, हाँ है, वो महाप्राण भी है और वो क्या है? अघोष भी है, ये भी सही है। तो गलत अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? गलत वाला कौन ढूंढना था, गलत कौन सा है? तो गलत ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे। जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं संवर्त, अर्धवर्त, अवृत्ताकार, वृत्ताकार, ठीक है। जिन स्वरों को बोलने में क्या होता है, होठ अपना गोल होता है, उन्हें क्या कहते हैं? वृत्ताकार। क्लियर ही है तो, क्योंकि होठ जैसे ओ बोलते हैं अपन, ओ बोलते हैं, इसमें क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार वाले स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं,
यदि नीचे का होठ पूरी तरह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, यदि यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? कौन सी ध्वनि के उच्चारण में? अब होठ नहीं होगा तो ओष्ठ्य वाले वर्ण नहीं बोल सकते, ओष्ठ्य वाले कौन नहीं बोल सकते? अब ल ओष्ठ्य में आता है क्या? नहीं। ब ओष्ठ्य में आता है? हाँ बिल्कुल सही। तो कौन सा बोलने में? ब बोलने में उसको कठिनाई होगी। ध तो आपका दंत वाला है और ख तो आपका कंठ वाला है, तो किस में दिक्कत होगी उसको? ब बोलने में। बिल्कुल बढ़िया, चलते आगे। उच्छिप्त ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। उच्छिप्त, फिर से उच्छिप्त आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, ढाई दिख रही है बिंदी वाला, ढ में, पढ़ाई में हुआ है। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के बाद मिलेगा? मतलब पहले आएगा। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? ठीक है, किसके पहले आएगा? तो इसमें ढूंढना है अपने को किसके पहले आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे श्रद्धा में क्या दिख रहा है आपको? श्र, और श्रद्धा में क्या दिख रहा है आपको? श्र, और मैंने कहा था श्री वाला श्र, ये किसके मिल से बनता है आपका? श, साथ में आधा श और र, इनके मेल से बनता है आपका, क्या बनता है? श्र। इसलिए श और र के मेल से बना है, तो ये श के बाद मिलेगा अपने को। तो शासन पूछा तो किसके पहले आएगा, पर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ किसके बाद आएगा। तो शासन, शौर्य और शाम तीनों में श है, तो इनके बाद वाला वर्ण, इनके बाद और इसके पहले के बीच में क्या मिल रहा है अपने को? श्रमिक। समझ में आ रहा है? श्रद्धा कहाँ मिलेगा अपने को? श्रमिक के पहले। आगे बढ़ रहे हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? जिह्वा किससे नहीं टकराती? तालु से नहीं टकराती। च में टकराती है, हाँ बिल्कुल। य में भी टकराती है, ठीक है। उसके बाद घ में टकराती क्या? नहीं, घ में नहीं टकराती। आंसर कौन सा आ जाएगा? घ में नहीं टकराती, आंसर क्या हो जाएगा? घ। श में टकराती है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ र और ल। वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 पढ़ चुके हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ, हिंदी में दीर्घ स्वर अभी बताए थे 7 होते हैं। कौन सा? दीर्घ स्वर कौन कौन से? एक आ, एक बड़ी, एक बड़ा ओ, एक छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। बड़ा ओ मतलब औ, ओ, औ, ए, ऐ, आ, ई, उ, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी? 7। किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? वृत्तमुखी मतलब अभी पढ़ा था, जिनको बोलने में होठ कैसे हो जाते हैं? गोल। तो उ, ओ और औ तीनों में बोलने में होठ गोल होते हैं, तो ये वृत्तमुखी स्वर नहीं हो गया। वृत्तमुखी स्वर कौन से हो गए? कौन सा नहीं होगा? आ। उ भी है आपका, ओ भी है और औ भी, कि बोल के देखिए दोनों में होठ क्या हो रहे हैं आपके? गोल हो गए, इसलिए कौन से स्वर कहलाते हैं? वृत्तमुखी स्वर। आगे बढ़ रहे हैं। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा। ग व्यंजन का सही रूप होगा। अब ग को बताना है आपको क्या है। ग कंठ है, हाँ बिल्कुल है। ग स्पर्श में, हाँ बिल्कुल है। ग अघोष है, ग अघोष है? नहीं, वो अघोष नहीं होता है, वो तो सघोष होता है, तो ये तो नहीं होगा। कंठ है, स्पर्श है, सघोष है, वो अल्पप्राण है, बिल्कुल सही। कौन सा आएगा आपका? दूसरे नंबर का क्वेश्चन सही रहेगा, क्योंकि वो कंठेय भी है, स्पर्श भी है, साथ में क्या है? ग सघोष भी है, और वो क्या है? अल्पप्राण भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आंसर चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा होते जा रहा है, अगले आप चेक कर लेना। ठीक है, आगे श क्षत्रिय वाला त्र और ज्ञ क्या है? संयुक्त स्वर, पढ़ते से लगा दिया, क्या होगा आपका? गलत।
वो संयुक्त स्वर नहीं है, वो संयुक्त क्या है, ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजन। क्योंकि अपन क्या करते हैं जल्दीबाजी में गए, हाँ पढ़ा है संयुक्त है वो, अब ध्यान रखना है वो संयुक्त स्वर है कि संयुक्त व्यंजन। श्रत्रज्ञ, क्योंकि दोनों आंसर ऑप्शन में दिए, संयुक्त व्यंजन है। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को क्या कहेंगे, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को क्या कहेंगे, स्वर, मतलब जिनको किसी की भी सहायता नहीं लगती बोलने में, वो क्या कहलाते हैं, आपके स्वर का। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। उच्चारण, उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन है, उच्चारण की दृष्टि से लुंठित। अब लुंठित देखना है अपने को कि लुंठित होता क्या है। उच्चारण की दृष्टि से लुंठित दिख रहा है आपको कोई, लुंठित, उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन है। उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन कौन सा है, र। अब लुंठित वो होते हैं जिनका बोलने में क्या होती है कि जुबा ऊपर तालू के साइड तक जाती है अपनी, अगर जैसे दांत अपने लगे हो उसके पीछे वाले पोर्शन तक बोलने में लगती है। र, र बोल के देखिए, र बोलने में क्या होती है, जुबा ऊपर जाती है और नीचे चटक के आती है, वही क्या कहलाते हैं आपके लुंठित। और लुंठित वर्ण एक ही है, कौन सा है आपका, र है। जब भी आपको आकर पूछा जाए कि लुंठित वर्ण कौन सा है तो ध्यान रखिएगा लुंठित वर्ण कौन सा है, अपना र है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है, अंतस्थ, ठीक है, नहीं है पूछा है उसने, तो य अंतस्थ है। यरलव, यरलव किस क्रमांक में, एक मिनट, किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो यह भी है। यरलव, ल, यरलव चारों क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा अपना, इसमें कौन सा आ जाएगा, ह। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, ह, क्योंकि ह कौन सा है आपका, ऊष्म आता है, श, श, स और ह। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। किस क्रमांक में स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, किस क्रमांक में स्पर्श संघर्षी, मतलब बोलने में क्या लग रहा है, स्पर्श व्यंजन भी हो साथ में संघर्षी। पहले बचा चुका हो, आपका क्या जाएगा, छ, पढ़ चुके हैं ना अपन इससे पहले, च, छ, छ, स, वो पूरे क्या आते हैं, क्या संघर्षी व्यंजन। किस क्रमांक में पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक, अब ध्यान रखना पार्श्विक क्या होता है, पार्श्विक में ध्यान रखना ऊपर रेप बिंदु आएगी आपकी, जो पार्श्विक लिखते हैं ना उसमें रेप बिंदु आएगी, वह के ऊपर रेप आना चाहिए। पार्श्विक, किस क्रमांक में पार्श्विक व्यंजन है, अब पार्श्विक व्यंजन आपका आता है ल। पार्श्विक व्यंजन किसको कहा जाता है, ल। वो ऊपर कौन सा पढ़ा था अपने, लुंठित को र को माना था, पार्श्विक ल। पार्श्विक कुछ नहीं होता, पार्श्विक वे वर्ण होते हैं कि जिनके जब उच्चारित करते हैं तो हवा क्या होती है, जुबान के दोनों साइड से निकल जाती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन। ल बोल के देखिए, आप महसूस करोगे कि जुबान के दोनों साइड से हवा आपके पास हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। किस क्रमांक में तालव्य व्यंजन नहीं है, तालव्य व्यंजन नहीं है ढूंढना है अपने को, ध्यान रखना। तालव्य व्यंजन नहीं है तो कौन सा है अपना, दूसरा घ, क्योंकि घ कौन सा होता है, कंठय, घ कौन सा होता है, कंठय होता है। आगे, कौन से स्वर परस्पर वर्ण है, सॉरी 84, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें बताया था, ओम में दो स्वर पढ़े थे अपन ने, प्लुप्त स्वर में दो पढ़े थे, एक तो हिंदी के 3 जैसा और एक ट्रिपल एस, इनको प्लुप्त नाम दिया था अपन ने, इसको किस को स्वर में रखेंगे अपन, इसको प्लुत स्वर में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कौन से स्वर परस्पर सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण मतलब जो एक ही जगह से, अ और ई अलग अलग जगह से हो जाएगा, आ और उ अलग अलग जगह से हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा ई और ई, ये क्या कहलाएगा आपके
परस्पर वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा स्वर सवर्ण नहीं है? नहीं है, सवर्ण नहीं है। तो आ तो सवर्ण है, ऊ भी सवर्ण है। कौन सा हो जाएगा? ऊ और ई, ये सवर्ण। सवर्ण मतलब एक ही जगह से उच्चारित होने वाले सवर्ण। तो ये नहीं है और ये है। आगे हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? तो ज्ञान शब्द ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे ज्ञान, ये आपका कौन सा स्वर का कौन सा व्यंजन है? संयुक्त, सॉरी हाँ सही है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ज्ञान किसके बल मिलके बनता है? ज हलन द्वारा, और साथ में क्या आता है? इंग। तो ज और इंग के मेल से बनता है। और मैंने कहा था कि जो भी वर्ण ढूंढना है अपने को, तो उसको बनाने वाले वर्ण के बाद मिलता है। अब ज के बाद आना चाहिए, पर ज तो नहीं है। पर ज कौन से वर्ग में आता है? तो ज कौन सा आता है? च वर्ग में आता है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, च छ ज, ज कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग में। तो हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द मुझे क्या मिलेगा? च वर्ग के क्रमांक पे। स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो स्वर क्या हो गए? एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहाँ ऑप्शन कुछ अलग आना चाहिए था कि स्वर होते हैं। तो स्वर आपके क्या होते हैं? घोष भी होते हैं, और साथ में क्या होते हैं आपके? अल्पप्राण भी होता है। एक जैसे ऑप्शन आ गए, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में एरर है। स्वर घोष भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं? वो अल्पप्राण भी होते हैं। आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजन को, किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजन को, ठीक है, किसी भाषा के लघुत्तम स्वर को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, सार्थक ध्वनि को। बहुत बढ़िया, आंसर कौन सा आएगा अपना? तीसरा वाला। देखो इसमें तो किसकी बात कर रहा है? केवल व्यंजन की बात कर रहा है, और इसमें केवल स्वर की। ये दोनों की बात किस में हो रही है? तीसरे में, इसलिए इस कौन सा आंसर होगा? तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। री को क्या कहेंगे? अक्षर, वर्णमाला, व्यंजन और स्वर। री को क्या कहेंगे अपन? स्वर कहेंगे। ठीक है, री ऋषि का स्वर पढ़ा है ना अपन ने। उसके बाद रू का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो र का और रू का विच्छेद क्या होगा? र आधा, और उसमें क्या जोड़ा है आपका? छोटा ऊ, पहले वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नहीं आएगा क्योंकि वो मात्रा लग जाएगी। तीसरा वाला नहीं आएगा, वो मात्रा बन जाएगी। ये से बड़ी मात्रा लग जाएगी, और इससे तो री बन जाएगा। इससे सही आंसर कौन सा होगा? पहला। प और फ का उच्चारण औष्ठ्य, याद हो चुका है। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। मतलब स्वर तंत्री में अगर कंपन न होगा तो दो, कौन से? स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर, दो तरीके से स्वर को बांटा है। अगर स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर देखा जाए तो दो तरीके से होता है आपका। एक होता है अघोष और सघोष, और अगर बात करें इसके ऊपर प्राणत्व के आधार पे तो अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट। किस क्रमांक में मूल स्वर है? मूल स्वर आपको बता चुका हूँ, 4 है आपके। कौन कौन से मूल स्वर है? अ है, उसके बाद ई है, ऊ है, और री ऋषि वाले, ये क्या कहलाते हैं? आपके मूल स्वर। तो इसमें कौन सा मिलेगा अपने को? मूल स्वर वो मिलेगा। ये मूल स्वर नहीं है। ठीक है, ये आपके संयुक्त स्वर को संयुक्त स्वर बोल सकते हैं, या तो दीर्घ स्वर। आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। किस क्रमांक में सघोष, महाप्राण
कालिक्य व्यंजन है? किस वर्ण में सकोश महाप्राण कालिक्य व्यंजन है? तो इसमें क्या होता है? ह। ह मतलब जो विसर्ग रहता है उसको ही क्या नाम दिए गए? महाप्राण कालिक्य। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा आपका? ह। ध्यान रखना ये ह, ये विसर्ग को ही कहते हैं और विसर्ग को ही अपन क्या लिखते हैं? ह। इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। किस क्रम में विवृत्त स्वर है? कौन से स्वर? विवृत्त। अब ये विवृत्त स्वर क्या होता है? अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो शायद उसमें नहीं पढ़ा है अपन ने विवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर देखकर मुख के आकृति के आधार पर स्वर को बांटा जाता है। उसमें संवर्त स्वर एक कहलाता है। संवर्त स्वर मतलब जिन स्वरों को बंद मुंह से, मतलब जिन स्वरों को उच्चारित करने में मुंह बंद रहता है वो संवर्त स्वर कहलाते हैं। जिनमें बोलने में आधा खुलता है, आधा बंद रहता है, सॉरी आधा बंद रहता है, वो अर्ध संवर्त कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में मतलब मुंह खुला रहता है वो विवृत्त स्वर, और जिनके कम मुंह खुला रहता है वो क्या कहलाता है? अर्ध विवृत्त। मतलब वो मुख खुलने की स्थिति के आधार पे उनको बांटा गया स्वरों को। मैं बता रहा हूँ अपने को क्या ढूंढ रहे थे? विवृत्त स्वर। जिन स्वरों में मुख पूरा खुला होता है उन्हें क्या बोला जाता है? विवृत्त स्वर। और विवृत्त स्वर में अपन ने रखा है कौन सा आएगा अपना? आ वाला विवृत्त स्वर। ठीक है, विवृत्त संवर्त उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं क्वेश्चन ही बताया, उनको क्लियर नहीं करा रहा हूँ। फिर भी इतना ध्यान रखना, जिन स्वरों को बोलने में पूरा मुंह खुले वो विवृत्त स्वर, जिनमें आधा खुले वो अर्ध विवृत्त, जिनमें पूरा बंद हो वो संवर्त कहलाते, और जिनमें बोलने में आधा बंद हो और अर्ध संवर्त। क्लियर है? आगे बढ़ रहे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? आ वाला। ठीक है। देवनागरी लिपि में कितने स्वर है? देवनागरी लिपि में कितने स्वर है? तो देवनागरी लिपि में कुछ नहीं है, जितने अपने हिंदी में माने वही, क्योंकि अपनी हिंदी कहाँ से आई है? देवनागरी लिपि से आई है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? संयुक्त व्यंजन बहुत बार पढ़ चुके हैं त्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व, य व, ये क्या हो जाएगा अपना? अंतस्थ हो जाएगा। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? जो उच्चारण करते वर्णों को उसको कालमान, मतलब उसको अगर समय के अनुसार बांटा जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्रा। ठीक है। आपके 100 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अगर देखा जाए 100 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे, तो हर एक ऑप्शन को अपन ने डिस्कस किया है। तो ऐसे 4 ऑप्शन से अपने आंसर कितने बन जाएंगे? क्वेश्चन 400 से 400 के समथिंग, 100 से 400 के समथिंग क्वेश्चन अपन ने बना लिए। ठीक है। इसमें अगर आप नीचे जाओगे वीडियो में तो और कुछ चीज़ें दिखेगी जो अपन ने लिखी हुई है। पार्श्विक इन व्यंजनों के, क्योंकि ये आप अभी भी पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, इसलिए मैंने वीडियो में नीचे ही दे दिया है कि जब भी वीडियो देखोगे तो वापस आपको ध्यान में आ जाएगा। पार्श्विक क्या कहलाते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु जिह्वा के दोनों पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल से निकलती है। ऐसा कौन सा वर्ण है आपका? तो ल हो जाएगा। अर्धस्वर इन ध्वनियों के उच्चारण में, उच्चारण अवयव में, मतलब मुंह के अंदर की बात कर रहा है, पूर्ण स्पर्श नहीं करता, मतलब जो जुबान है पूर्ण स्पर्श नहीं करती है। अनावृत और श्वास भी कैसा है? बिना रुके बाहर निकल रहा है। ऐसे 2 है, कौन सा? य और व। लुंठित इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा वात्सल्य भाग की ओर उठती है। हिंदी में ये क्या है? वात्सल्य मतलब अगर आप देखोगे किसे कहेंगे तो अपने ऊपर वाले दांत जहाँ मतलब लगे हुए है या फिट है उनके पीछे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? वात्सल्य कहा जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। उच्चित व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा नोक कठोर तालु से छटके के साथ टकराकर नीचे आती उन्हें उच्चित कहते। ऐसे 2 है, अड़ और ड। इसको अपन सारे व्यंजनों को आगे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और फिर भी इसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन छूट चुके हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हो, तो उनके बारे में और मैं आगे आपके अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।